हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमारे इस चैनल पर DT+B TGT सोशल साइंस के जो PYQs पूछे गए हैं हमारी DT+B अथॉरिटी द्वारा, उन क्वेश्चंस पेपर को मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट कि जो आपका कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से या जिस पार्ट से आपका क्वेश्चन आया है वो क्या हो जाए, आपको ईजिली क्लियर हो जाए कि इससे और क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो DT+B आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हम PYQ की सीरीज़ ही इसलिए करते हैं या फिर PYQ से हम प्रैक्टिस ही इसलिए करते हैं ताकि जो हमें पता चले कि सिलेबस कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक की हमें तैयारी रखनी है कि हम इसे क्या कर सकें, इसमें ईजिली स्कोर करके इसे क्लियर कर सकें। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, आपको ये मैं बार बार बता रही हूँ। और इसका एग्ज़ाम चांसेस हैं कि अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएगा। अभी DT+B का वेट करिए आप, क्योंकि 15 सितंबर तक का शेड्यूल है हमारे पास। उसके बाद कुछ नई वैकेंसीज़ आई हैं, बट TGT सोशल साइंस रिलेटेड अभी भी कोई एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है कि किस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके पास अगस्त हमारा निकल चुका है, सितंबर है, देन अक्टूबर में के लास्ट तक चांसेस हैं कि ये मतलब कंडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अराउंड देखे जाएँ तो 2.5 मंथ्स और अगर हम ऐड करें तो इतना ही टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और हमने इसका पेपर कब भरा था, आपको पता होगा, लास्ट ईयर फेब में भरा था। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इस DT+B को देख के आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ DT+B स्पेसिफिक है। आपको पता है कि अगर आप DT+B के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप KVS NVS हो गया हमारा, और आई होप आपने जो TRE होता है उसका भी पेपर भरा होगा, या कई हो सकता है बहुत ने एग्ज़ाम दे रखा हो। और अभी तो फ़िलहाल में RPSC यानी राजस्थान में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं, सो उसका भी आप फॉर्म भर देंगे सोशल साइंस का। तो आपको पता है कि सोशल साइंस का जो कंटेंट है वो हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली सेम ही रहने वाला है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि DT+B का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट भी कवर होता जाएगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए एक बार NCERT को ज़रूर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। और मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती जा रही हूँ। अगर आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है मेरा इस वीडियो का, उसमें आपको मेरे पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और अभी जो भी मतलब एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं वो मैं करूँगी, कंटिन्यू रखूँगी इसको, ठीक है। तो ये पेपर हमारा जो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ वो 1 अक्टूबर 2021 का पेपर है। शिफ्ट 1 में ये पेपर पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डेट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनकरेज्ड बिजनेस इंटरेस्ट इन फ्रांस। यानी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट थी जिसने क्या करा था, बिजनेस इंटरेस्ट को एनकरेज करा, कहाँ पर, फ्रांस में। तो आपको पता है कि फ्रेंच से रिलेटेड मतलब अगर मैं काउंट करके बताऊँ तो 5 या 6 क्वेश्चन फ्रेंच रिवोल्यूशन से या फिर इससे ज़्यादा भी पूछ लेता है DT+B, ठीक है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप स्किप करने की गलती ना करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यवसायिक हितों को प्रोत्साहित किया था, यानी जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं उनको क्या करा, एनकरेज करा या मोटिवेट करा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने यानी संवैधानिक राजतंत्र ने, जून मोनार्की ने, मोनार्की ऑफ लुई 16 ने, और डेमोक्रेटिक मोनार्की ने यानी लोकतांत्रिक राजतंत्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की इस्टेब्लिश हुई थी फ्रांस में, वो क्या करती है, जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं उनको मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है। सो
तो इसका रिलेशन किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट की गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फ्रांस। और इन्होंने क्या क्या करा था? सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम को एस्टैब्लिश करा, ठीक है, और इम्प्रूव करा इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइक जैसे रोड्स बनाए, कैनल्स बनाए, ठीक है, सो दैट क्या हो सके, जो हम ट्रेड करें उसमें क्या हो, कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रेवल करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो आप हो सकता है कि फिर उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करा उसने, और लीगल रिफॉर्म्स भी लेकर आया, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा नेपोलियन जो है फ्रांस में 1799 में क्या होता है, पावर में आता है, एंड 1804 से लेकर 1814 तक वो फ्रांस का एज अ एम्परर सर्व करता है, ठीक है। मतलब इस टाइम पीरियड में वो फ्रांस का क्या बन जाता है? एम्परर बन जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वल्लभ भाई पटेल्स डैश सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू इन 1928। तो सरदार वल्लभ पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। पूछ रहा है कि 1928 में उन्होंने सत्याग्रह को लीड करा था, और वो किसके अगेंस्ट में था? लैंड रिवेन्यू जो इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। चंपारण था वो, खेड़ा था, अवध था, या फिर बरदौली था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप ये आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बरदौली। बरदौली सत्याग्रह ही एक ऐसा सत्याग्रह था जिसे वल्लभ भाई पटेल जी ने लीड करा था। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड। तो वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। वो आपसे डेट पूछ सकते हैं, किसने लीड करा, कहाँ लीड करा, बरदौली कौन से स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप PYQ देख लिया आपने, ये क्वेश्चन आए हैं यही क्वेश्चन देख के जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आपको उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह लॉन्च हुआ 1928 में, और कहाँ का ये? गुजरात में रहता है। गुजरात का एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। और नॉन वायलेंस मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि 30% इंक्रीमेंट हो गया था लैंड रेवेन्यू में, और ये फार्मर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था पे करने के लिए, तो इसलिए क्या किया गया था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसी में इनको सरदार की उपाधि मिलती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अपने आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट। तो तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट हमारा, इट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। और दूसरा, ये 1942 में शुरू हुआ और 1951 में क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने आंसर को। ऑप्शन हमारे पास किसी पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? सही है, ठीक है। तो अगर हम देखें थोड़ा, तो ये टाइम पीरियड इसका क्या था? 1946 से 1951 तक, और ऑप्शन में हमारे क्या दे रखा था? 42, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और ये तेलंगाना है, जो कि हैदराबाद स्टेट के अंदर आता था, और आज हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है। एंड लीड किसने करा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लीड करा था। और कॉजेज़ क्या था? फ्यूडल ऑपरेशन, फोर्स लेबर, वेटी एंड लैंड एलिगेशन। यानी इसका कारण अगर हम देखें तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा था? जमींदार ही शोषण कर रहे थे, वेटी एवं भूमि हड़पना। और प्रारंभ कैसे हुआ था? ये किलिंग ऑफ पीजेंट, जो लीडर थे डोडी, उनका क्या कर दिया गया था? हत्या कर दी गई थी। इसकी वजह से क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, और आर्म रिवॉल्ट होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ये अगर हम देखें तो रिवॉल्ट काफ़ी अच्छे से होता है ये तेलंगाना वाला, ठीक है। और आउटकम क्या है? इंडियन आर्मी इंटरवेन करती है 48 में, तो CPI क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द डैश ऑफ पेरिस वॉज द डिक्री विच अबॉलिश्ड द गिल्ड्स एंड एलिमिनेटेड मोनोपोलीज। यानी पेरिस एक ऐसा फरमान था जिसने गिल्डों को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो पेरिस क्या था? ट्रीटी थी, पॉलिसी थी,
पार्लियामेंट थी या फिर कम्युनिटी थी। तो आपने ये काफ़ी बार सुना होगा, डैट इज़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस वॉज अ डिक्री विच अबॉलिश द गिल्स, यानी संसद थी जिसने क्या करा था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन 1791 हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन से, यानी 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? जर्मेन डे स्टेल ने, ओलंपिए द गूज ने, मैरीन एंटोनेट ने, या फिर सोफी दे कंडोर्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 1 मिनट। सो हमारा राइट आंसर क्या था, ए नहीं, आई गेस दोनों में वो लगे। इसका राइट आंसर आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए को नहीं मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, तो ऑथर ओलंपिए द गूज, फ्रेंच प्ले राइट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी हैं, एंड 1791 में इन्होंने ये दस्तावेज लिखा था। कौन सा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ठीक है, एंड सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड द नोबल कन्विंस द किंग टू डिसमिस नेकर आउट ऑफ हिज ड्यूटी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेकर जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड हैं फ्रांस के। सो किस ईयर बोला गया था, 1780 में, 82 में, 83 में या 81 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1781 में नोबल्स ने रिक्वेस्ट करी कि नेकर को उनकी ड्यूटी से हटा देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैंने 2 से 3 बार जो मतलब फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अच्छे से टेबल की फॉर्म में मैंने आपको सीरीज़ वाइज करवाया था कि पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर रिकमेंड करेंगे, उन्हें ज़रूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार जो मैंने चीज़ें रिपीट कर दी उसे बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो क्या नाम था, जैक नेकर फाइनेंस मिनिस्टर थे, 11 जुलाई 1789 को बनते हैं। वाई नोबल सपोज रिफॉर्म सपोर्ट द थर्ड स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस में क्या हुई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो इनका ये मानना था कि सिर्फ थर्ड स्टेट को नहीं, बाकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनसे भी टैक्स लेना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाता है, इनका अपोज होना स्टार्ट हो जाता है फ्रांस में, इम्पैक्ट होता है डिस मिसल टिकट पब्लिक आउटरीच एंड डायरेक्टली लेड टू स्टॉर्मिंग। तो इनको हटाने के बाद ही क्या होता है, जो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील होता है 14 जुलाई 1789 को, ये इंसिडेंस हैपन होता है। ठीक है, और 14 जुलाई को भी फ्रांस क्या करता है, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैंने टेबल लगा दी है सीरीज वाइज। सबसे पहले टुर्गो बनते हैं, नेकर बनते हैं, फिर कैलोन बनते हैं, फिर ब्रियन बढ़ते हैं, फिर फुलॉन बनते हैं। ठीक है, ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर आर्क बिशॉप ऑफ टुलोसिस रिप्लेस कॉलोनल कैलोन। तो किस वर्ष टुलोस के आर्क बिशॉप ने कैलन की जगह ली थी, 1782, 84, 88 या फिर 86। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1788 में कैलन को रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट डेट इज़ करेक्ट। यानी एक तरफ इवेंट दे रखा है, एक तरफ डेट दे रखी है। तो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील अभी जस्ट हमने पढ़ा 14 जुलाई 1789 को हुआ था। टेनिस कोर्ट की जो ओथ ली गई थी वो 19 जून को नहीं ली गई थी, वो 20 जून को ली गई थी। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 उसको 11 जुलाई 1790 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ही है सिर्फ वही सही है कि जो बास्टील का किले को तबाह कर दिया गया था वो 17 जुलाई 1789 को ये इंसिडेंस हैपन हुआ था। कहाँ पर, फ्रांस में। तो देखिए अगर हम, तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 17 जून को नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। फिर 20 जून को वो लोग क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील। 5 अक्टूबर 1789 को वुमेंस मार्च करती हैं वर्सेल की तरफ। 20 जून 1789 को फाइट ऑफ वेरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखें तो 21 जैन 1793 को एग्जीक्यूट किया जाता है, किसको, लुई 16 को, ना कि 90 में।
नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को उसी साल मैरी एंटोनेट को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 1794 में रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आपको पता है कि इसकी वजह से फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर 93 से 94 एक रेन ऑफ टेरर का भी टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डायआर्की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये एक टाइम लाइन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज प्रोक्लेम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान ऑन May 11, 1857 बाय द सिपाही। तो 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? वाजिद अली शाह को, मिर्ज़ा मुग़ल को, बहादुर शाह जफ़र को या फिर बख्त खान को? तो ये हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है 1857 के रिवॉल्ट से, और इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को साथ 2-3 बार डिस्कस कर रखा है। तो अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें हम बहादुर शाह जफ़र सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कर दिया जाता है? एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सिपाहीस के द्वारा। कब? 11 मई 1857 को। ठीक है, और इनके कमांडर ही थे बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टुक कंट्रोल ओवर लखनऊ एज अ रिसेंट फ्रॉम 1857 टू 1858। यानी डैश ने 1857 से 1858 तक एक रीजेंट के रूप में लखनऊ पर नियंत्रण किया था। किसने किया था लखनऊ पर? यानी पूछ रहा है कि 1757 वाला जो विद्रोह था वो लखनऊ से कौन लड़ रहा था? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या फिर अब्बका चौथा? तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, अगर आप देखें तो 1857 से आपको ये 2 नाम जरूर पता होंगे। ठीक है, और लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल लीड करी थी, जो कि क्या थी? वाजिद अली शाह की वाइफ थी। ठीक है, सो ये हमारा बेगम हजरत महल से रिलेटेड है। तो 1857 से 58 बेगम हजरत महल सेकेंड वाइफ ऑफ नवाज वाजिद अली शाह, जो कि कहाँ के थे? अवध के थे। जो आपको पता होगा कि अवध को डलहौजी ने माल प्रैक्टिसेस के लिए एनेक्स कर लिया था। आफ्टर नवाब एक्साइल टू कलकत्ता इन 1856 शी टुक चार्ज ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। और मतलब कि इनको कलकत्ता हटा दिया था, और इनका छोटा बेटा था बिरजिस कादिर, उसको साथ में लेकर ये क्या करती हैं? लड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की रूपरेखा किसने तैयार की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, डफरिंग, रिपन या फिर डलहौजी? सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डफरिंग ने तैयार की थी। तो आपको जो भी हमारे गवर्नर थे उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये टाइम पीरियड पता होता तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते थे। तो ये क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया था रिचर्ड एस्टन क्रॉस के द्वारा। वाइसराय कौन था वहाँ पर? डफरिंग था। और रॉयल एसेट डेट क्या थी? 20 जून 1892 को हुआ था। ठीक है, कमेंसमेंट यानी लागू कब हुआ? सो ये कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था और एक क्वेश्चन आ गया, 1999 से 1905 के बीच में कौन हमारा वाइसरॉय था? तो आपको पता होगा 1905 में क्या होता है? बंगाल का डिवीज़न होता है, और उस टाइम पे आपने कर्जन का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ ऑप्शंस को। लॉर्ड वेलेस्ली, इरविन, कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिंग। तो डफरिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1892 से रिलेशन है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड इरविन, आपने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना होगा, जो कब साइन हुआ था? 1932 में। तो हमारे क्या हो सकते हैं? ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। सो वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बनते हैं हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, फिर इसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया जाता है। फिर उसके बाद जब हमारा 1857 का रिवॉल्ट होता है तो उसको फिर वाइसराय की उपाधि दे दी जाती है। तो आई होप ये सब आपको पता होगा। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली तीसरे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, और अगर आपको पता हो लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर उसके बाद पहले वाइसराय बनते हैं, जस्ट मैंने भी आपको बताया। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद
गवर्नर जनरल की उपाधि हटाकर उसे वाइसराय बना दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर कैनिंग फर्स्ट वाइसराय बनते हैं इंडिया के। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं, रिपन, कर्जन, हार्डिंग। तो आपको इनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे लॉर्ड लिटन जो थे वो क्या करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं और आर्म एक्ट लाते हैं। तो ये दोनों ही एक्ट हमारे लिए बहुत ही बेकार थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो भी मतलब कि न्यूज़पेपर है वो हमें छापने से पहले अंग्रेज़ों को दिखाना पड़ता था। और आर्म एक्ट्स में क्या था कि अगर हमें इंडियंस को अगर कुछ आर्म्स रखने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि ब्रिटिशर्स के पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। रिपन काफ़ी अच्छे बोले जाते हैं, तो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में ये जाने जाते हैं। यही जो आपने इल्बर्ट बिल जो था उसके बारे में सुना होगा, जिसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो मतलब कि मान लीजिए कोई कन्विक्ट है या फिर कोई जज के सामने जो ब्रिटिशर्स होते थे उनका भी हम वो कर सकते थे, प्रोसीडिंग कर सकते थे। तो इसको क्या किया जाता है, नकार दिया जाता है। फिर आते हैं कर्जन 1999 से 5, जो क्या करता है, बंगाल को डिवाइड करता है और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, शिफ्ट करते हैं दिल्ली कैपिटल कलकत्ता से। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। फिर लॉर्ड इरविन, मैंने अभी बताया था, गांधी पैक्ट साइन होता है। फिर लॉर्ड लिंगली गो आते हैं, जो क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स मिशन इनके टाइम पे आता है। फिर लॉर्ड वेवेल और लास्ट होते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आई होप आपने नोट्स बना लिया होगा और इन्हें आप याद करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सिर्फ मैंने आपको वही बताए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद टू सपोर्ट। तो जो गांधी जी का सत्याग्रह था 1918 वाला, अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद मिल आपने नाम सुना होगा, तो वो किसके समर्थन में था, मिल वर्कर के, पीजेंट, मनी लैंडर या फिर सोल्जर। तो अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए ये ऑर्गेनाइज की गई थी। सो ये कुछ हमारे गांधी जी के सत्याग्रह हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आपको डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैश बिकम द सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का कौन गीत बन गया था, सारे जहाँ से अच्छा, एकला चलो रे, वंदे मातरम या फिर जनगण मन। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। वंदे मातरम क्या बनता है, स्वदेशी मूवमेंट का क्या बनता है, एक सॉन्ग बनता है। तो वंदे मातरम आप सबको पता है स्वदेशी मूवमेंट का सॉन्ग बनता है। कंपोज किया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, जो कि हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग भी है। और संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था और ये आनंद मठ में सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी में भी है और बंगाली विभाजन मैंने आपको बता रखा है 1905 में कौन करता है, कर्जन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 ये डेट, आई होप ये आप सबको पता होगी कि किसको एग्जीक्यूट किया गया था। और ऑप्शंस भी आपके पास बहुत ईजी हैं, भगत सिंह, सुखदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ही एग्जीक्यूट किया गया था और इनके साथ साथ राजगुरु थे उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था 23 मार्च को ही। ठीक है, तो कौन सी लाहौर कॉन्स्पिरेसी, वेट करें, सो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को अपने। तो देवर सेंटेंस टू डेथ इन, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसके रिगार्डिंग इनको क्या किया जाता है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स विच वॉज इंटेंटेड टू रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय जी की दांडी मार्च यात्रा थी, जिनकी लाठी मार के डेथ हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार सॉन्डर्स को बनाया जाता है और उसके लिए जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होते हैं ये सॉन्डर्स को मारने जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको फांसी दे दी जाती है इन तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच एम्पायर वॉज ऑल्सो नोन एज द पुलिसमैन ऑफ यूरोप। सो ये क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल ही अलग है। आज तक आपने ना इसे किसी PYQ में देखा होगा, ना आपने किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। तो पूछ रहा है किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसमैन के रूप से भी जाना जाता है, रशियन एम्पायर को, नॉर्वेन एम्पायर, आयरिश एम्पायर या फिर पॉलिश एम्पायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रशियन एम्पायर को पुलिस
मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, न्यू क्वेश्चन था। तो रशियन एम्पायर को पुलिस मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है, और रशियन रिवोल्यूशन मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द अक्टूबर रिवोल्यूशन इन रसिया वॉज ऑल्सो नोन एज, तो जो अक्टूबर में रिवोल्यूशन हुआ था वो और किस नाम से जाना जाता है, फॉक्स पार्टी क्रांति के नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, मुसावत रिवोल्यूशन, या फिर मोल्डावियन रिवोल्यूशन किस नाम से जाना जाता था। जो अक्टूबर में रिवोल्यूशन होता है, आपको पता है 2 रिवोल्यूशन होते हैं हमारे, एक फेब में होता है, एक अक्टूबर में, तो किस नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यही क्या थी, लीडिंग पार्टी थी रशिया की। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, या फिर रेड अक्टूबर, इन तीनों नाम से जाना जाता है किसको, अक्टूबर रिवोल्यूशन को। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन क्या थे, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, ओवरथ्रो करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट को, और किसमें, जो फरवरी रिवोल्यूशन होता है, और मार्क करते हैं बिगनिंग ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन रशिया। ठीक है, और कहाँ पे होता है, ये पेट्रोग्राड में होता है, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इतनी बार बता रखी है कि अगर आप वीडियो ही कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 सिम्बोलाइज ऑर्गेनाइज स्ट्रगल या फिर क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो संगठित संघर्ष बताती है या फिर परिप्रेक्ष्य स्पष्टता को प्रतीक थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और रशियन रिवोल्यूशन को हमने डिटेल से पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या थी, ऑर्गेनाइज पार्टी थी। ओके, और मार्क करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको पता होगा क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं था, लाइक जैसे अगर हम कुछ पर्सपेक्टिव बना के चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा सही होगा, लेकिन ये जो स्ट्रगल था वो क्या था, ऑर्गेनाइज था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव बोलना सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसा आप देखेंगे, वाइल द बोल्शेविक हैड डिफाइंड आइडियोलॉजिकल गोल मार्क्सिज्म लेनिन द बॉर्डर रिवोल्यूशनरी लैंडस्केप फ्रेगमेंटेड। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रगल था वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन अगर दृष्टिकोण की स्पष्टता देखें तो सभी क्रांतिकारी दलों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंसान का जो थिंकिंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे बोल्शेविक, मेंशेविक, समाजवादी क्रांति और उदारवादी सभी क्या थे, इनकी थिंकिंग जो थी वो क्या थी, काफ़ी अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रशियन वर्किंग क्लास। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इन द 1897 सेंसस 28.4% ऑफ द मेल वर्कर्स एंड 57.8% ऑफ द फीमेल वर्कर ऑफ द रशियन वॉर लिटरेट, यानी इतने लोग पढ़े लिखे थे। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, इन 1918 44.2% ऑफ मेल वर्कर एंड 79% ऑफ 2 फीमेल वर्कर वर लिटरेट, यानी पहले हमारा 97 का डाटा दिया इसने, फिर उसके बाद 1918 का डाटा दिया है। तो देखते हैं कौन सा वाला हमारा सही होगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सोशलिस्ट सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी जो सोशलिस्ट सोसाइटी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, मेंटल जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, या फिर कल्चरल जस्टिस होता है। तो आई होप इसका राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट सोसाइटी है तो उसमें सोशल जस्टिस होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन है। सोशलिस्ट सोसाइटी एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योर वेलफेयर, यानी जितना भी हो सके इनइक्वालिटी को कम करना है ताकि इक्वालिटी क्या हो, इंक्रीज हो, और एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक, मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा सोशलिस्ट सोसाइटी या फिर डेमोक्रेटी का मेन
मकसद या फिर मेन मोटिव होता है। तो आज हमने क्या करें 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट में हम 21 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे सो दैट आपको हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। और आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, 2 से 3 बार देखें। जितना आप PYQ देखेंगे, जितना आप PYQ करने की कोशिश करेंगे, खुद भी ट्राई करिए कि क्या आंसर हो सकता है वीडियो पॉज करके। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा। आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे यहाँ पे तो फिर भी आपके पास टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पता है कि जो हमारी स्क्रीन है उस पर टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा। आप बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, बहुत सारे चांसेस है कि आप गलत भी लगाएं। तो PYQs ट्राई करिए कि जितना से ज़्यादा हो, जितना हो सके उतना ज़्यादा लगाएं, ठीक है।